आज के आपके करंट अफेयर्स 14 फेब 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है पाल्क बे के बारे में। अब पाल्क बे पड़ता कहाँ है और उसके आसपास के फीचर क्या है, ठीक है। आपको पहले मैप के थ्रू ही समझाता हूं और फिर मैं आपको बाकी डिटेल के थ्रू आऊंगा। ये देखो, ये इंडिया है और दूसरी साइड पे श्रीलंका पड़ता है, ठीक है। पाल्क बे पड़ता कहाँ है, मैं एक बार बड़े मैप का पर्सपेक्टिव देता हूँ, फिर आपको छोटे मैप पे भी समझना आसान हो जाएगा अपने। ये आपका नीचे इंडिया का कोस्ट है, कोस्ट के यहां पे आपका ये श्रीलंका पड़ता है, ठीक है। श्रीलंका यहाँ पे अब क्या है, एक साइड पे हम कहते हैं कि गल्फ, दोनों साइड पे वाटर बॉडी है ना, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओपन है, बीच में ऐसे क्या थोड़ा सा ना इंक्लोजर एरिया। एक साइड पे हम कहते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है, एक साइड पे आपका पड़ता है पाल्क बे, और फिर शुरू होते हैं एक साइड पे इंडियन ओशन, एक साइड पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये दो वाटर बॉडीज पड़ती हैं, गल्फ ऑफ मन्नार की और पाल्क बे की, ठीक है। तो पाल्क स्ट्रेट भी कह सकते हो और उसी से बे बन जाता है ये चीज। इसे एक बार शॉर्ट उस पर दिखाऊं, ये देखो, ये इंडिया में इस साइड पे ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से श्रीलंका और इंडिया के गैप में एंटर करोगे सबसे पहले आएगा पाल्क बे, ठीक है। यहां से हम आगे जाएंगे, आगे जाके इंडिया, यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका दोनों एक तरीके से ऐसा रूप लेते हैं जैसे यहाँ पे एक ब्रिज बनता हो। आपने नाम भी सुना होगा कई बारी, क्या नाम है इसका, राम सेतु, ठीक है। तो इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ये क्या था, ये ना एक टाइम पे देखो, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, रिलीजियसली नहीं, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, सारी दुनिया की कभी ना कभी जितने भी आज कॉन्टिनेंट्स हैं, जमीनें, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो जैसे रिलीजियस सिंबलिज्म है, हिंदुइज्म में माना जाता है कि राम भगवान ने बनवाया था, कि वो श्रीलंका इस रास्ते से गए थे, ये एक्चुअली पहले से एग्जिस्ट करता था, ठीक है। ये करोड़ों सालों से यहाँ पे है। ये कैसे यहाँ पे है, क्योंकि एक टाइम श्रीलंका इंडिया से जुड़ा हुआ था, तो ये दोनों का आखिरी कनेक्शन धीरे धीरे श्रीलंका जैसे जैसे टूटा इंडिया से, वैसे वैसे ये पीछे पत्थर रह गए। और 15th सेंचुरी तक, यानी कि आज से 500 साल पहले तक ये ब्रिज अभी भी जुड़ा हुआ था, मतलब ये लैंड सारा कनेक्ट करता था एक दूसरे से। तो लिटरली आप इंडिया से चल के दूसरी साइड जा सकते थे, ठीक है। 15th सेंचुरी आते आते जैसे जैसे वाटर लेवल राइज हुआ है, ये जो बीच का एरिया था वो बीच में डूबने लगा, पानी आने लगा, ऊपर ऊपर लेवल बढ़ता गया समुद्र का। उसके बाद आपके 1800 में ना साइक्लोन आए थे बहुत ज्यादा यहाँ पे, उन्होंने यहां से मिट्टी भी उखाड़ दी, तो इस कारण ये एरिया टूट गया, ठीक है। तो एक टाइम पे ये कनेक्टेड था एडम्स ब्रिज के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ का इश्यू क्या रहता है इन वाटर बॉडीज का, और ये अक्सर पेपर में आपके करंट अफेयर में आती रहती हैं। तो इश्यू क्या है, इश्यू ये बहुत ही इंडिया श्रीलंका रिलेशंस का इश्यू है डायरेक्टली, ठीक है। तो इस कारण इसे समझना जरूरी है। देखो है क्या कि यहाँ पे जितने भी एरिया में इंडियन फिशरमैन है वो भी यहाँ पे फिशिंग के लिए जाते हैं, श्रीलंका से भी यहाँ पे फिशिंग के लिए आते हैं, ठीक है। दोनों साइड के फिशरमैन भी यहाँ पे फिशिंग करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो आपके श्रीलंका है ना, श्रीलंका बहुत साल तक आपका सिविल वॉर में रहा, ठीक है। वहां पे क्या था, देखो श्रीलंका में एक बहुत बड़ा डिवाइड था, मैं आपको पूरा इश्यू समझा रहा हूँ कहां से मर्ज हुआ। श्रीलंका में ना नॉर्थ वाले एरिया में जो कम्युनिटी रहती थी, अपने आप में ये श्रीलंका लगा लो, नॉर्थ वाले एरिया में जो कम्युनिटी रहती है ये तमिल है, ये या तो हिंदू है या मुस्लिम है। बाकी जो मेजॉरिटी श्रीलंका है वो जो कम्युनिटी है वो सिन्हाला है, और इनका धर्म है बुद्धिज्म, ठीक है। इसके बाद तमिल वालों की लैंग्वेज तमिली थी, सिन्हाला वालों की सिन्हाली, ठीक है, उनकी अपनी लैंग्वेज थी। तो ये जो दो कम्युनिटीज थी, अब देखो जब श्रीलंका भी आजाद हुआ, श्रीलंका हमसे 2 साल बाद हुआ, 1949 में जब इंडिपेंडेंट हुआ, श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो थी वहां पे 78% के करीब सिन्हाला ही है। सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया कि हर चीज अपनी तरफ डिक्लेयर कर दी,
श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला, ठीक है। उसके बाद अपने आप को यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट जॉब में हर जगह सिन्हाला की रिजर्वेशन भी दे दी। तमिल कम्युनिटी बिल्कुल ही आइसोलेटेड फील करने लगी, ठीक है। उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी बातें लड़ लड़ के कोशिश की कि हमारी बातें सुनी जाए, पर जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने हथियार उठा लिए। इसी से तमिल LTTE लिबरेशन आर्मी जो थी इनकी, उसकी शुरुआत हुई। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है। तो यहां पे सिविल वॉर छिड़ गई थी। सिविल वॉर होता है देश के अंदर ही लोग लड़ पड़ते हैं। तो जब ये सिविल वॉर शुरू हुई, श्रीलंका की नेवी ने बाहर से, क्योंकि आर्म्स तो पानी के रास्ते से ही आ सकते हैं, तो उसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, ये नॉर्थ से, जैसे इंडिया की जो बॉर्डर है ना, यहां से भी बंद कर दी, क्योंकि तमिल कम्युनिटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा एसोसिएट करती है। वो कहीं ना कहीं से यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते थे जो हथियार खरीद के बेचते रहते थे, ठीक है। तो श्रीलंका ने सारे के सारे श्रीलंकन मछुआरों का पानी में जाना ही बंद कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये एक तरह से इंडियन फिशरमैन का पास ही रह गया। अब इंडियन फिशरमैन, पहले क्या होता है, देखो आधा आधा एरिया बटा होता है, आधा तुम्हारे पास है, आधा उनके पास है, ठीक है। पर जब वो आ ही नहीं रहे और हमारे यहाँ पे हमने पहले फिशिंग की, धीरे धीरे फिश कम होने लग जाएगी यहाँ पे, तो हमारे फिशरमैन आगे आगे तक जाने लग गए, ठीक है, पूरी डेप्थ तक जाके आते हैं। अब जब वहां पे सिविल वॉर खत्म हुई, उनके फिशरमैन को अलाउ किया गया, तब तक टेक्नोलॉजिकली ही बहुत डिफरेंस आ गया है उनके फिशरमैन और हमारे फिशरमैन में। देखो हमारे यहाँ पे सरकार ने सब्सिडीज देके हमारे फिशरमैन को ट्रॉलर्स दे दिए। ट्रॉलर्स क्या होते हैं, ये एक तरह की होती बोट है, छोटे साइज की, पर एक तो मोटराइज होती है, दूसरे इनके अंदर बहुत बड़े जाले गिराए जा सकते हैं और बहुत ज्यादा फिश एक साथ पकड़ी जा सकती है। अब जब श्रीलंका के मछुआरे वापस आए, उन्होंने वो आम सिंपल बोट लेके आ रहे हैं और अपना खुद का नेट फेंक के कैच कर रहे हैं। इंडिया के ट्रॉलर्स आ रहे हैं एक साथ, इतनी शिप उठा के, मतलब शिप पे शिप भर के फिशेस लेके जा रहे हैं। तो उनकी इकोनॉमी को तो नुकसान है ना, क्योंकि वो ना इतना कैच कर पा रहे हैं, और जितना वो कैच भी कर सकते थे, ट्रॉलर तो सब उठा के ले गया, उनके लिए पीछे क्या बच रहा है। तो उन्होंने अपनी नेवी को कंप्लेंट करना शुरू किया। इसी के चलते हुए अब श्रीलंका की नेवी इन वाटर्स को, अपने जो श्रीलंका के खुद के वाटर्स हैं, उन्हें बहुत ही एक्टिवली पेट्रोल करती है। तो अगर इंडियन फिशरमैन यहाँ पे चले जाएं, उन्हें अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, उनके ट्रॉलर्स को जब्त कर लेती है और उन्हें कई बार जेल भी कर देती है, ठीक है। और इसलिए इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में एक टेंशन बनी रहती है, क्योंकि इंडिया के सिटीजन उनकी जेल में बैठे हुए हैं, ठीक है, इंडिया के एसेट्स उनके कब्जे में, पर वो कहते हैं कि तुम्हारे लोग हमारे पानी में आ रहे हैं। तो इस कारण ये बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल इशू बना रहता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है। और यही आज मतलब करंट अफेयर यहीं से शुरू होता है कि इंडिया के फिशरमैन को पकड़ के जाफना जो जगह है, यहाँ के पुलिस स्टेशन पे ले गए थे और वहां पे जाके अरेस्ट हो गए, वो प्रिजन में भेज दिए गए हैं फिशरमैन। तो तमिलनाडु के सीएम ने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से कि आप इंटरवीन करो, ये सब कुछ, पर ये इश्यू बार बार आता रहता है, क्योंकि ये अपने आप में, अब इंडिया की साइड पे वैसे फिशेस कम मिलती हैं तो उन्हें डीप वाटर में जाना पड़ता है, श्रीलंका साइड पे ज्यादा है, तो वो ये रिस्क उठाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम ट्रॉलर्स यूज कर करके पहले ही बहुत ज्यादा फिशेस खत्म कर चुके हैं। क्लियर है, ये सारा का सारा एरिया। ऐसे ही यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे भी श्रीलंका आगे बढ़ता है, यहाँ पे भी इश्यू होता है, दोनों जगह। क्लियर है, तो ये सारे के सारे अब इन्हीं सारी चीजों के बारे में यहाँ पे समझाया भी हुआ है, ठीक है। जैसे पल्क बे, ये सेमी इनक्लोज शैलो वाटर बॉडी है, तो शैलो वाटर होने के कारण फिशेस थोड़ी ऊपर ऊपर भी रहती हैं, तो जाला फेंकोगे नीचे तक आराम से फिशेस सारी पकड़ी जाती हैं, ठीक है। और मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे 13 मीटर की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी एक लार्ज शैलो बे है, जो एक साइड पे लक्षद्वीप सी, जो आपके लक्षद्वीप का समुंदर है, उसकी तरफ खुलता है, और दूसरी साइड पे इंडियन ओशन, मतलब लक्षद्वीप सी इंडियन ओशन, ये एक साइड पे खुलता है और दूसरी साइड पे तो पल्क बे है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है, इस साइड पे जो ओपन होगा, ये आगे जाके आपका लक्षद्वीप सी आ जाएगा, जहां पे लक्षद्वीप, मालदीव्स, ये सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। क्लियर है, ये साइड को ओपन होगा, क्लियर है।
इसके बाद एडम्स ब्रिज को देखा जाए, एडम्स ब्रिज जिसे राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है, ये 48 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 15 सेंचुरी से पहले पहले यहाँ पे तुम जा सकते थे, उसके बाद ये ब्रिज ओवर द टाइम टूट चुका है, ठीक है। 15 सेंचुरी के बाद डूबना शुरू हुआ और उसके बाद अब पूरी तरीके से डूब चुका है। इसी कारण मतलब एक टाइम क्या हुआ था, ये चाहे टूट गया था, आज भी मतलब तुम ये पॉइंट तक जा सकते हो अभी भी, ठीक है। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ना एक टाइम पे ना रेलवे लाइन, ब्रिटिश ने क्या किया था, समुद्र के अंदर ना रेलवे लाइन भी बना दी थी, क्योंकि श्रीलंका भी उनके कंट्रोल में था, ये भी इनके कंट्रोल में था, उन्होंने यहाँ पे रेलवे लाइन बना दी थी। पर यहाँ पे साइक्लोन्स की फिर से एक साइक्लोन आया, जिसके कारण ये रेलवे लाइन भी टूट गई, ठीक है। तो अब वो रेलवे लाइन भी नहीं है, पहले तो पैदल ही जा सकते थे, फिर यहाँ पे उन्होंने एक बार रेलवे लाइन भी बना दी थी, वो रेलवे लाइन टूट चुकी है, तो अब तो टूटे वो बहुत साल हो गए, तो दोबारा कभी बनाई ही नहीं गई फिर। क्लियर है। अब ये एरिया में जैसे गल्फ ऑफ मन्नार के एरिया में एक स्पेशल जानवर पाया जाता है, जिसके बारे अंडमान एंड निकोबार साइड भी पाया जाता है और यहाँ पे पाया जाता है, ये दो जगहों पे, वो है डुगोंग। डुगोंग एक मेरीन मैमल है, ये मैमल है, ये याद रखना, ठीक है, ये बाकी फिशेस की वैरायटी में नहीं आता, ये मैमल है। ये आपके बहुत सारी वैरायटी इंडो वेस्ट पैसिफिक पूरी जगह पे पाया जाता है, और ये सी ग्रास खाता है, तो ये एक वेजिटेरियन है, इसकी शक्ल से लगता नहीं है कि ये वेजिटेरियन है, पर ये वेजिटेरियन है, इसे याद रखना, ठीक है। ये सी ग्रास खाता है। और IUCN की जो लिस्ट है, जो सारे जानवरों और प्लांट्स को लिस्ट करती है कि वो कितने खतरे में हैं, वो सारी चीजों में इनका जो नाम आता है उसमें ये वल्नरेबल है, ठीक है। क्लियर है, वल्नरेबल स्टेटस है इसका। क्लियर है यहां तो कोई भी चीज का डाउट, ठीक है। और ये साइट्स एक और कन्वेंशन है, साइट्स की कन्वेंशन में इसका ट्रेड बैन है। अब ये दोनों कन्वेंशंस क्या है, मतलब ये चीज क्या है IUCN और ये साइट्स क्या है, मैं एक बार ये भी चीज आपको डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आपको बाद में कभी भी पढ़ोगे आपको हमेशा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये IUCN क्या है। IUCN का फुल फॉर्म क्या? हाँ जी, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? ऑडियो ब्रेक, एक मिनट। अभी के लिए IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये फुल फॉर्म है इसका। अब इसमें क्या चीज आपकी यूनिक पड़ती है, IUCN एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है ये मतलब आपके इसी चीज के लिए उठाया गया है कि ताकि दुनिया में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इस NGO का काम क्या है,
कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्लांट्स और एनिमल्स की जो कंजर्वेशन है कि दुनिया में प्लांट्स या एनिमल्स कितने खत्म होते जा रहे हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है इनके खत्म होने की। जैसे कोई भी प्लांट या एनिमल या कोई बर्ड ही लगा लो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10 साल में ये बर्ड बचेगी या नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये इसी चीज की स्टडी कंडक्ट करता है दो क्राइटेरिया के ऊपर। एक तो उसकी उस जानवर या उस जो प्लांट की पॉपुलेशन कितनी है, दूसरा उसका ज्योग्राफी क्या है। ये दो चीजों को कंसिडर किया जाता है। देखो, अगर किसी चीज की लेट्स सपोज पॉपुलेशन अच्छी खासी है, दूर दूर तक वो जानवर फैला हुआ है, ठीक है, मतलब सॉरी पहले पॉपुलेशन, लेट्स सपोज किसी जानवर की 5000 पॉपुलेशन है, 5000 पॉपुलेशन, अब ये भी डिपेंड करता है कि वो पॉपुलेशन कहां फैली हुई है। एक ऐसा जानवर 5000 आबादी थी पर एक ही जंगल में ये 5 के 5000 है। दूसरा, आपके पूरे कॉन्टिनेंट लेट्स सपोज पूरे एशिया में ये 5000 फैले हुए हैं। फर्क है ना। अब इसमें क्या है कि लेट्स सपोज इस जंगल में कोई बीमारी फैलती है जो इस जानवर को इफेक्ट करती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बीमारी अगर उस जंगल में फैल गई, ये 5 के 5000 एक बार ही में साफ हो जाए। अगर ये दूर दूर तक फैले हुए हैं तो हर जगह तो नहीं बीमारी फैलेगी, तो इनकी कहीं ना कहीं तो आबादी बची रहेगी। इसी कारण इन दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है कि इनका नंबर में ये कितने हैं और कितनी ज्योग्राफी में ये फैले हुए हैं, दोनों चीजें मैटर करती हैं। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये IUCN इसलिए बनाया गया, ये एनजीओ ही है और ये अपने आप में कोई इनिशिएटिव जानवरों को बचाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेती, ऐसा कोई भी पॉइंट है याद रखना, ये गलत होगा। ये सिर्फ एक ही टाइप के इनिशिएटिव लेती है, वो ये है कि अवेयरनेस फैलानी। इसी कारण ये एक रेड बुक जारी करती है जिसके अंदर ये हर प्लांट और एनिमल को एक कोई स्टेटस प्रोवाइड करती है कि वो कितने खतरे में है खत्म होने के। जैसे जिन प्लांट्स और एनिमल्स को कोई खतरा नहीं है कि वो खत्म नहीं होने वाले, उन्हें बोला जाता है कि वो लीस्ट कंसर्न के एनिमल, इन्हें कोई खतरा नहीं है। जब थोड़ी थोड़ी उनकी आबादी गिरनी शुरू होती है, उन्हें कहते हैं कि अब वो नियर थ्रेटन्ड हो गए, अब वो खतरे के पास हो गए। और ज्यादा आबादी गिरेगी वो वल्नरेबल हो जाएंगे। जैसे डुगोंग मैंने अभी बताया ना, वल्नरेबल स्टेटस है, ठीक है, वो वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर और आबादी गिरेगी तो उसे कहते हैं कि अब वो एंडेंजर्ड है, अब वो खतरे में है पूरी तरीके से। और ज्यादा आबादी गिरी तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कि बस अब नहीं बचाया तो बस ये खत्म है। ठीक है, जैसे जो हमारे टाइगर्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनकी आबादी 1400-1500 के करीब ही है, ठीक है, और उनका स्प्रेड भी कोई इतना नहीं है, इस कारण उन्हें बचा के रखना बहुत जरूरी है। बड़ा इशू क्या है, लायंस आपके सिर्फ इंडिया में गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। लायंस की आबादी अच्छी खासी है पर वो सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में बचे हैं। पूरे एशिया में से एशियाटिक लायन जो था वो पूरे एशिया में से खत्म हो चुका है, वो सिर्फ अब गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं। तो अगर गिर में कोई भी बीमारी फैली, एक साथ मर जाएंगे। जैसे कुछ साल पहले एक बीमारी फैली थी इनकी और अचानक ही 50 को अचानक ही मारे गए। तो 50 एज अ नंबर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद भी अगर गिरती जाए तो फिर कहते हैं अब हो गए एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, अब जंगलों में खत्म हो गए हैं। शायद हमारे किसी जू या किसी लैब में हो पर जंगलों में खत्म हो गए। और लास्ट स्टेज है बस खत्म, एक्सटिंक्ट हो गए। अब हमने भी कहीं संभाल के नहीं रख पाए और इनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग नहीं करवा पाए तो ये बिल्कुल खत्म हो गए। इस तरीके से ये सारे के सारे लेवल आपके काम करते हैं। क्लियर है, कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, दूसरी आपकी कन्वेंशन जो आपके फुल फॉर्म वहां पे भी लिखी हुई है, साइट्स, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की आपकी कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये साइट्स क्या है, ये ना कन्वेंशन है, एक समझौता है, ये एग्रीमेंट है। ये इसके अंडर क्या है, जो भी देश इसे साइन करते हैं वो कमिट करते हैं कि ऐसा कोई भी जानवर जो किसी एक देश में या बहुत सारे देशों में एंडेंजर्ड है
और उस देश ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इस जानवर को बचाना चाहता हूं, तो इसका ट्रेड बैन करवा दो, तो वो सारे देश एग्री करेंगे कि हाँ हम अपने देश में इस जानवर का ट्रेड नहीं होने देंगे। तो लेट्स सपोज हम कहें कि एशियाटिक टाइगर जो है, जो एशियाटिक टाइगर है, एशियाटिक लायन जो है वो हमारे इंडिया में अब खतरे में है। अब लायन अगर सारी दुनिया में बेचने लगे तो खत्म हो जाएंगे। तो इस कन्वेंशन के अंडर इंडिया ने एशियाटिक लायन को रजिस्टर किया हुआ है, यानी कि इसका मतलब अगर कोई भी कंट्री, कोई भी वहां का सिटीजन उन्हें इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा, उस कंसाइनमेंट को वापस इंडिया भेज देंगे कि ये जानवर इंडिया को बिलोंग करता है और इंडिया के अंदर ही। क्लियर है? इस तरीके से। यहां तक कोई भी डाउट? नेक्स्ट है डॉक्सिंग ऑन सोशल मीडिया। आपको पता ही होगा फेसबुक ने अपनी एक पेरेंट कंपनी बना ली है। कौन सी कंपनी के अंडर आ गया फेसबुक और इंस्टाग्राम? मेटा। व्हाट्सएप भी, ये सब कुछ अब नीचे लिखा आता है ना, एप्लीकेशन ओपन करोगे तो नीचे लिखा आ रहा होता है बाय मेटा। तो मेटा जो कंपनी बनाई है, मेटा का अपना खुद का एक ओवरसाइट बोर्ड है। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक चीज इंप्लीमेंट करने को बोला है कि तुम अपने डॉक्सिंग रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट करो। अब बात आती है डॉक्सिंग होता क्या है? डॉक्सिंग का मतलब होता है, देखो, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल देना और इस मकसद से कि उस पर्सन को हरासमेंट मिले। लेट्स सपोज कोई पर्सन था, किसी भी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, तुम्हें अभी कोई वेरिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने उठा के उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर सब कुछ डाल दिया कि मैं इस बंदे को जानता हूं, ये रहा इसका फोन नंबर, ये रहा इसका एड्रेस। अब लोग क्या करेंगे? जो वेले बैठे हुए हैं उसके नंबर पे कॉल कर करके अगले को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। सारा दिन मेंटल हरासमेंट है ना, तुम्हें सारा दिन ऐसी कॉल्स आए। ठीक है, एड्रेस पता है तो कोई बंदे उसके घर पे भी हमला करने पहुंच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये ऐसे किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे इंटेंट के लिए पोस्ट करना जो मिलिशियस इंटेंट है, यानी कि जो बुरे के लिए ही तुम करना चाहते हो, ठीक है, उसे डॉक्सिंग कहते हैं, ताकि दूसरे की हैरासमेंट हो या साइबर अटैक्स हो उसके ऊपर, इसे डॉक्सिंग कहते हैं। तो ऐसी चीजों के खिलाफ देखो, सोशल मीडिया के कारण क्या है कि र्यूमर्स फैलने और र्यूमर्स के खिलाफ लोगों का भड़कना बहुत ही आसान हो चुका है। और अगर ऐसे ही लोग भड़कते रहे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी कारण डॉक्सिंग को चेक करना जरूरी है कि किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे पब्लिक ना हो। इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन किसी की पर्सनल पब्लिश की जा सकती है जो ऑलरेडी पब्लिक है, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन का घर कहाँ है, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है कि उसका घर कहाँ है, तो वो तुम कोई अलग चीज नहीं पोस्ट कर रहे, वो तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, पर किसी रैंडम पर्सन का XYZ का तुम नहीं जानते कि उसका वैसे पर्सन का घर कहाँ है, सिर्फ इसलिए पोस्ट कर रहे हो ताकि उस पर्सन के ऊपर अटैक हो सके, ये सब कुछ हो सके, वो गलत है। तो डॉक्सिंग में ये सारे रूल्स को स्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये लोगों के लिए इमोशनल डिस्ट्रेस, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल, या और लोग कई बार अपने आप की डेथ, सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं ऐसी चीजों के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण। ठीक है, और मेटा ने ये भी बोला है कि इस तरीके का हमें मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जहां पे ऐसी चीजों को जल्द से जल्द रिमूव किया जा सके। क्लियर है? कोई भी डाउट? डॉक्सिंग क्लियर हो गया क्या होता है? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।